ऊंची उड़ानें पर लक्ष्य विहीन। मनुष्य गतिशील हो रहा है। उसकी प्रगति आकांक्षाएं रॉकेटों की तरह दूरगामी छलांगे भर रही हैं। वह आगे बढ़ना चाहता है और ऊंचा उठना चाहता है। सीमा बंधनों को तोड़कर असीम के साथ संबंध जोड़ने की उसकी महत्वाकांक्षा है। इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए उसने विज्ञान का सहारा लिया है और बिना पंखों के उड़ने वाले रॉकेटों के रूप में अभिनव उपकरण तैयार किए हैं। ये रॉकेट गजब के हैं। एक शक्तिशाली धक्के के साथ अंतरिक्ष में धकेल दिए जाते हैं और ये निर्धारित गति के अनुसार उड़कर निर्दिष्ट लक्ष्य तक जा पहुंचते हैं। लक्ष्य वेद की आकांक्षा भौतिक जगत में एक सीमा तक पूरी हो सकी। इसकी साक्षी देता हुआ रॉकेट विकास हमारे सामने गर्वोन्नत मस्तक सा खड़ा है। द्वितीय महायुद्ध में जर्मनी के B-1 और B-2 रॉकेटों ने मित्र राष्ट्रों की नाक में दम कर दिया था। एक बार तो ऐसा लगने लगा था कि इंग्लैंड का पूर्ण विनाश करके ही ये रॉकेट दम लेंगे। पासा पलटा, मित्र शत्रु हुए और शत्रु मित्र। रूस और जर्मनी में खटकी। फलस्वरूप रूस के उसी प्रकार के रॉकेटों ने जर्मनी की चमड़ी उधेड़ कर रख दी और लड़ाई का नक्शा ही बदल गया। विजय की संभावना पराजय में और पराजय की आशंका विजय में बदल गई। युद्ध की दृष्टि से यह रॉकेटों का युग है। अब आमने सामने खड़े होकर तीर तलवार या तोप बंदूक चलाने की आवश्यकता नहीं रही। प्रयोगशाला में बटन दबाते ही रॉकेटों के दैत्य आकाश में उड़ने लगते हैं और शब्द वेदी वाण की कथा गाथा को साकार करते हुए निर्धारित लक्ष्य पर जा गिरते हैं तथा अपनी प्रचंड विस्फोटक शक्ति से महाविनाश के दृश्य उपस्थित करते हैं। भविष्य में तीसरा महायुद्ध हुआ तो उसका प्रधान आयुध रॉकेट ही होगा। उस पर लादकर अणु बम, गैस बम, कीटाणु बम, बारूद बम, मृत्यु किरण बम अथवा अन्य जो भी भेजे जाया करेंगे वे प्रतिपक्षी को महामरण के महाविनाश के शमशान में जलाया करेंगे। इन युद्धरत पक्षों में से किसको जीवित रहने का सौभाग्य मिलेगा यह पीछे की बात है, पर इतना निश्चय है कि अब युद्ध में बाहुबल अथवा शौर्य साहस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैज्ञानिक उपकरण और उनके संचालक का कौशल ही भावी युद्ध में निर्णायक फैसला कराएंगे। रॉकेट जिसने युद्ध कला की प्रचलित समस्त परंपराओं और संभावनाओं को उलट कर रख दिया है, आखिर है क्या? उसमें शक्ति कहाँ से आती है? वह अपना क्रियाकलाप कैसे संपन्न करता है? उसकी जिज्ञासा जनसाधारण को हो तो यह उचित ही है। मनुष्य जाति के भाग्य का फैसला करने की क्षमता जिस महादैत्य ने अपनी मुट्ठी में समेट ली है, उसका सामान्य परिचय और क्रियाकलाप हमें विदित रहे, यह उचित भी है और आवश्यक भी। यांत्रिकी विद्या के विद्यार्थी क्रिया की प्रतिक्रिया, एक्शन फॉर अ रिएक्शन का प्रकृति नियम भली प्रकार जानते हैं। जीवधारियों के सामान्य शारीरिक क्रियाकलाप तक इसी आधार पर होते हैं। नाव का खेना, पानी में तैरना, पक्षियों का उड़ना जैसे क्रियाकलापों में क्रिया की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होने वाली शक्ति ही काम करती है। न्यूटन ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का विवेचन ही नहीं किया। उसने यह भी सिद्ध किया है कि प्रत्येक क्रिया की एक समान और विरोधी प्रतिक्रिया भी होती है। रॉकेट का निर्माण भी इसी सिद्धांत के आधार पर हुआ है। रॉकेट सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय रूसी वैज्ञानिक सलकोव्स्की को जाता है। उनके बताए आधारों को रॉकेट सूत्र कहते हैं। उन्होंने रॉकेट निर्माण के लिए 2 तथ्य प्रस्तुत किए थे। पहला, इंजन से निकलने वाली गैस की धारा की गति। दूसरा,
रॉकेट के कलेवर और उसमें भरे ईंधन का अनुपात। ईंधन जितना अधिक और आवरण जितना हल्का होगा, उसी अनुपात से रॉकेट की गति बढ़ेगी और वह अधिक ऊंचाई तक, अधिक दूरी तक भेजा जा सकेगा। जर्मनी का B-2 रॉकेट 47 फीट लंबा व 6 फीट चौड़ा होता था। उसकी नोक में करीब 1 टन वाष्प भरी रहती थी। उसमें ईंधन 9 टन था और कलेवर 4 टन। इस स्थिति में वह 1 सेकंड में 1 मील की चाल से चलता था। ईंधन में 4 टन शुद्ध पेट्रोल और शेष वजन ऑक्सीजन का था। गैस में आग लगते ही रॉकेट का दबाव भार ठीक दूना हो जाता था और वह उछलकर आकाश में उड़ने लगता था। विस्फोट के आरंभिक क्षण में वह 1 मिनट के भीतर ही प्रायः 30 माइल्स ऊंचा उछल जाता था। बस ईंधन समाप्त। इस उछाल से उत्पन्न हुई गति को निर्धारित दिशा में मोड़ने और अभीष्ट लक्ष्य पर नीचे गिराने का काम उसमें लगे अन्य यंत्र करते थे। नीचे गिरते ही वह जमीन से टकराता था और फूटकर विनाश उत्पन्न करता था। यह रॉकेट युग की आरंभिक उपलब्धि थी। अब उसमें भारी सुधार हुए हैं। उसकी क्षमता और बहुमुखी प्रक्रिया कहीं आगे बढ़ गई है। इतने पर भी उसका सूत्र सिद्धांत वही है जो सल्कोव्स्की ने प्रतिपादित किए थे। उनका मानना था कि ईंधन की मात्रा जितनी अधिक होगी और कलेवर जितना हल्का होगा, रॉकेट की क्षमता उतनी ही तीव्र की जा सकेगी। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की पकड़ से छूट निकलने के लिए प्रति सेकंड 7 मील की गति चाहिए। इसे मुक्ति गति कहते हैं। युद्ध में काम करने आने वाले रॉकेटों में उतनी गति नहीं होती, किंतु अंतर्ग्रही रॉकेट इस मुक्ति गति से अधिक सामर्थ्यवान होते हैं। अस्तु कुछ ही समय में वे पृथ्वी की सामान्य पकड़ से बाहर निकलकर अपनी विशिष्ट कक्षा में घूमने लगते हैं। इससे भी अधिक सामर्थ्य प्राप्त करने पर वे कक्षा भ्रमण की पकड़ से भी छुटकारा पा लेते हैं और जिस ग्रह की ओर उन्हें उड़ना है उधर ही उन्मुक्त आकाश में उड़ान भरने लगते हैं। इस प्रकार की अंतर्ग्रही गति प्राप्त करने के लिए चरण रॉकेटों की श्रृंखला का आविष्कार हुआ है। एक के साथ जुड़े हुए दूसरे और दूसरे के साथ जुड़े हुए तीसरे रॉकेटों के निर्माण का उद्देश्य यह था कि पहले की शक्ति चुक जाए तो आगे का प्रयोजन पूरा करने में दूसरे की शक्ति काम आए। दूसरा अपना कार्य पूरा कर चुके तो आगे का मोर्चा तीसरा संभाले। भूमि से सीधा उड़कर अंतर्ग्रही गति पकड़ने वाला रॉकेट बनना कठिन था। उसमें इतने अधिक ईंधन की जरूरत पड़ती और भार इतना अधिक हो जाता कि लक्ष्य पूर्ति उसके लिए असंभव हो जाती। पिछली अंतर्ग्रही उड़ानों में यही होता रहा। वे 3 चरण वाले बनाए जाते रहे। रॉकेट के प्रथम चरण में जो विस्फोट हुआ उसने एक दूरी तक उड़ सकने के लिए उछाल दिया और स्वयं बिछुड़कर पृथक हो गया। इससे पूरे रॉकेट का एक बहुत बड़े भार वाला भाग हट जाने से वह हल्का हुआ और कम शक्ति से अधिक ऊंचाई तक उड़ सका। पहले चरण द्वारा दी हुई शक्ति चुकने पर दूसरे का विस्फोट किया गया और उसे भी हटाकर अलग कर दिया गया। अब भार और भी अधिक हल्का हो गया है। केवल तीसरा भाग अधिक छोटा और अधिक हल्का रहने से लंबी उड़ान भर सकने के उपयुक्त रह गया। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र और उसकी परिभ्रमण वातावरण इन दोनों परतों से ऊपर निकल जाने पर भार रहित अंतरिक्ष आ जाता है। उसमें न्यूनतम शक्ति से अधिकतम लंबी यात्राएं कर सकना और स्वल्प साधनों से इच्छा अनुसार गति घटा या बढ़ा लेना संभव होता है। इसी आधार पर मनुष्य चंद्रमा की यात्राएं करके वापस लौटा है। मनुष्य रहित रॉकेटों ने तो कई ग्रहों की यात्राएं की हैं। इन सब में यही चरण विभाजन सिद्धांत काम करता रहा है। चंद्रमा की यात्रा करके लौटे अमेरिकी और रूसी अंतरिक्षयानों ने रॉकेटों की अद्भुत शक्ति का परिचय दिया है।
आकाश में मध्यवर्ती स्टेशन बनाने का प्राथमिक परीक्षण पूरा हो चुका है। भावी महायुद्ध ने इन रॉकेटों की ही प्रधान भूमिका होगी। वे 1 घंटे के भीतर ही लाखों वर्षों की संचित मानवीय सभ्यता और करोड़ों वर्ष पुरानी इस धरती को तहस नहस करके रख देंगे। यदि वे रचनात्मक दिशा में चल पड़े तो सौर परिवार तथा ब्रह्मांड विस्तार में बिखरे हुए तारकों के साथ संबंध बनाने वाले माध्यम स्तर का विकास करेंगे। चंद्रमा पर एक अंतरिक्षयान भेजने पर अमेरिका ने लाखों करोड़ों डॉलर खर्च किया। ऐसे लगभग 1 दर्जन यान उस राह पर प्रयाण कर चुके हैं। अभी आगामी योजनाओं पर कुल मिलाकर कितना खर्च होगा यह आश्चर्यचकित करने वाला है। रूस को भी लगभग इतना ही खर्च करना पड़ा होगा। आगे अंतरिक्षयानों पर खर्च बढ़ने ही वाला है। संभव है कि अन्य देश भी इस दौड़ में सम्मिलित हो जाएं और अपने अपने अलग अलग यान छोड़ना आरंभ करें। अब तक छोटे यान ही उड़े हैं। अंतरिक्ष में रहने वाले अधिक मनुष्यों के लिए आहार, जल, वायु तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की अधिक मात्रा में व्यवस्था करनी पड़ेगी। इससे यान का भार बढ़ेगा और उसे उड़ाने के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी। चंद्रमा का क्षेत्रफल अपने अफ्रीका महाद्वीप के बराबर है। इतने बड़े क्षेत्र की ढूंढ खोज करने में काफी समय लगेगा। फिर वहां जो कुछ उपयोगी मिला उससे लाभान्वित होने के लिए अनेक साधन जुटाने पड़ेंगे। यह समय साध्य, श्रम साध्य और साधन साध्य है। ये सब जुटाने के लिए चंद्रमा पर ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी पड़ेंगी जिनमें न केवल अधिक समय ठहरना ही वरन सुविधापूर्वक काम करते रह सकना भी संभव हो सके। पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने का कार्य जितना कठिन था उससे कम जटिल यह चंद्र निवास की समस्या नहीं है। प्लास्टिक फोम की एक ऐसी किस्म ढूंढी गई है जिसके बने मकान चंद्रमा पर पाए जाने वाले अत्यधिक ताप और शीत से मनुष्य की रक्षा करेंगे। इन मकानों को एयर कंडीशन्ड बनाया जाएगा। इनमें कृत्रिम ऑक्सीजन पैदा की जाती रहेगी। रोशनी आदि पाने में वहाँ सुविधा रहेगी। वहाँ 1 मीटर जमीन पर पड़ने वाली धूप की ऊष्मा से ही 2 हॉर्स पावर जितनी बिजली उत्पन्न करने की संभावनाएं मौजूद हैं। मल को पुनः खाद्य पदार्थ में और मूत्र को पुनः पेयजल में बदल लेने में अब प्रायः पूर्ण सफलता मिल चुकी है। एक बार का खाया पिया ही उलट पुलट कर मुद्दतों काम देता रहेगा। नित नए अन्न जल तलाश करने की कठिनाई से अब सहज ही बचा जा सकता है। चंद्रमा पर मनुष्य का मजबूत अड्डा जम जाने के बाद वहां से अन्य ग्रहों की यात्रा कर सकना बहुत ही सरल हो जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पिंड छुड़ाने के लिए अंतरिक्षयान की प्रारंभिक गति 24800 मील प्रति घंटे की होनी चाहिए। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा 6वां भाग मात्र है। इसलिए वहां से उड़ने के लिए अंतरिक्षयानों की चाल मात्र 5300 मील प्रति घंटा हो तो भी काम चल जाएगा। ईंधन पृथ्वी से भेजना भी आवश्यक नहीं। चंद्रमा पर बनी अणु भट्टियां मनचाही मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न कर रही होंगी। चंद्रमा के बाद किस ग्रह पर पहुंचा जाए, इस योजना के अंतर्गत अगली सूची में मंगल ग्रह के 2 बच्चे उपग्रह नोट किए गए हैं। समूचे मंगल पर चढ़ाई करने से पहले उसके इन बच्चों की नब्ज जांचना ठीक समझा गया है। इन भौम उपग्रहों के नाम हैं फीबोस और डीमोस। मंगल का व्यास 4200 मील है। यह पृथ्वी की तरह अपनी धुरी पर घूमता है। इसका दिन इतना ही बड़ा है जितना धरती का। धरती पर 24 घंटे का दिन होता है, वहां 24 घंटा 21 मिनट का। मंगल पर जीवधारियों की संभावना सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में कहीं अधिक है।
मैरियर फोर्ड ने सूचनाएं दी थी कि उससे वहां उपस्थित वायुमंडल के कारण उत्साहवर्धक आशा बंधी है। आए हुए चित्रों ने वहां के ध्रुव प्रदेश पर ऐसी सफेद परतें दिखाई हैं जो सर्दी में गहरी होती हैं और वसंत में हल्की पड़ जाती हैं। समझा गया है कि यह बर्फ हो सकती है जो ऋतु के अनुरूप जमती और पिघलती है। हरियाली एवं वनस्पति के भी प्रमाण मिले हैं। गुब्बारे, ग्लाइडर एवं वायुयान अब खिलौने भर रह गए हैं। पलक मारते पृथ्वी के किसी भी कोने तक जा पहुंचने वाले रॉकेटों और अंतर्ग्रही यानों के रूप में अब मनुष्य की उड़ान कल्पना साकार होने जा रही है। निस्संदेह मनुष्य शक्तिपुंज है। उसकी कल्पना जब संकल्प एवं पुरुषार्थ के साथ समन्वित होकर महत्वाकांक्षा के रूप में प्रचंड होती है तो वे साधन सामने आ खड़े होते हैं जिन्हें देखकर नेपोलियन की वह उक्ति याद आती है कि जिसमें वह असंभव शब्द के अस्तित्व से ही इनकार करता था। काश यही महत्वाकांक्षा मनुष्य का और संसार का स्तर ऊंचा उठाने में तथा सुख, शांति व सौंदर्य सुषमा के विकास में नियोजित हो सकी होती तो आज उसे उस परिस्थिति में ना रहना पड़ता जिसमें वह बुरी तरह दुख, दारिद्र्य के पतन पराभव के नरक में पड़ा हुआ चल रहा है। विज्ञान ने इतनी उन्नति की, इस प्रगति पर हमें गर्व रहने का अधिकार है, पर तब वह गर्व हर दृष्टि से संतोषजनक और आनंददायक कहा जा सकता था जब यही महत्वाकांक्षा भावनात्मक आकाश में उड़ती और ऐसे प्रयास रॉकेटों का निर्माण करती जो सद्भावनाओं के स्वर्गलोक की सैर हर किसी को करा सकने में समर्थ होते। ना जाने ऐसे विज्ञान का आविष्कार अवतरण करने वाले अध्यात्म विज्ञान वेत्ताओं का युग कब अपनी धरती पर आएगा।